नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 24 है और इस चैप्टर में 4 मॉडल सेट दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने पिछले 2 मॉडल सेट को सॉल्व कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले मॉडल सेट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल सेट 3 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 3 का। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 48 582 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। दिया गया है 48 582, इसमें 2 8 दिख रहा है। इन दोनों 8 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले इसका स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा, 8 लिख देंगे। इसके बाद जितने अंक है उसको 0 लिख देंगे। फिर इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 8 लिख देंगे और जितना अंक इधर है ये कर देंगे। अब इसी का अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे 0, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 79 20 इसका अंतर हो जाएगा, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 का 4 नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 ही का बोल रहा है। इसका हमें निकाला औसत, तो औसत 5 से भाग कर देंगे। सब कुछ जो है 5 5 10 7 17 और 17 11 27 1 28/5 हो जाएगा। या इसको हम दशमलव में अगर कर दें तो 5 5 25 3 30 5 6 30 5.6 आपका औसत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मिटा देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 65 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। 65 से विभाजित होने सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो हम पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं जो 65 से विभाजित हो। 3 अंक की बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अब इसको 65 से विभाजित होने वाली संख्या बनाना पड़ेगा, तो 65 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा 65, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और फिर इसको हम उतार देंगे 4 3, ठीक है। अब ये 5 6 5 30, यानी 5 से जा सकता है, 5 5 25, 5 6 30 2 32, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 24 हो गया। अब इसका पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या इसके लिए क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या इसके लिए हो जाएगी 999 में से घटा देंगे 24, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 975। ये बड़ी संख्या होगी जो इससे 65 से विभक्त हो जाएगी। और छोटी संख्या की जब बात कर रहा है तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हो जाएगी। इसमें हमें 65 से भाग कर देना है, तो एक बार में जाएगा 65। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे और 9 में से 6 गया 3, 35 बच जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, 65 में से हम घटा देंगे 35, ये संख्या क्या होगी, इसको 5 5 0 हो जाएगा और 6 में ये 30 हो जाएगा। अगर 30 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हमारा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसमें से घटाकर जो आएगा घटाओ इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो 100 + 30 कर देते हैं, यानी 130। 130 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या जो 65 से विभक्त होती है। सबसे बड़ी संख्या 975 होगी जो 65 से विभक्त होती है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, अब कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो अब योगफल ज्ञात कर देना है, तो यहाँ 975 है और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 130 है, तो 975 130 हम जोड़ देंगे, ठीक है। 975 और 130 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
5 10 9 1 10 1 11 1105 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, योगफल अगर पूछ रहा है तो ऑप्शन देख लेते हैं किस अनुसार दिया है। ऑप्शन में दिया है 4 नंबर ऑप्शन दिया है 1105, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 3 का। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार नंबर क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ खरीदकर 2240 रुपये में बेची और इस प्रकार 12% का लाभ प्राप्त हुआ, तो एक साड़ी का क्रय मूल्य क्या था। 40 साड़ी का इतना में बेचा है तो खरीदा कितना में, पहले देख लेते हैं। 40 साड़ी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 40 साड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य जितना में बेचा है, विक्रय मूल्य गुना 100 अब बटा कितना लाभ हुआ है 12%, यानी 112 लाभ हुआ है। ठीक है, ये कर देते हैं, इस प्रकार से क्रय मूल्य निकालते हैं। अब इसको कटा देंगे तो 112 दूना 224 यानी 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 2000 रुपये। 40 साड़ी का क्रय मूल्य 2000 रुपये, तो पूछ रहा है एक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसलिए एक साड़ी का क्रय मूल्य जो होगा कितना हो जाएगा 2000 बट्टा कर देंगे 40, इससे ये कर जाएगा 4 पचे 20 यानी 4 पचे 20 50, यानी 50 रुपया हो जाएगा क्या एक साड़ी का दाम। और पूछ भी रहा है कि एक साड़ी का दाम कितना है, तो 50 रुपया। एक नंबर ऑप्शन 4 का सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पाँच नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 5.58 प्रति रुपये किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 7% की हानि होती है। 7% लाभ कमाने के लिए किस भाव से बेचना पड़ेगा। सिंपल इसका ट्रिक होता है, जितना में इतना रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, यानी 5.58 बेचना पर उसे लाभ कितना चाहिए 7% का, तो 107 ऊपर जोड़ दीजिए। अब पहले स्थिति में उसे हानि कितनी हुई 7% का, तो 7 घटा देंगे 100 में से, तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुना कर देंगे, इसको हम हल कर देंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 558 बटा 100 और गुना कर सकते हैं 107 बटा 93। ये कट जाएगा आपका कितना बार में 9 पचे 45 9 छक 54 9 छक 54 36 6 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर गुना कर देंगे 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा 600 बटा 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 6 रुपया 42। इतना रुपया क्या हो जाएगा, इतना में बेचना पड़ेगा ताकि उसे 7% का लाभ हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 6.42 रुपये प्रति किलोग्राम, 6.42 यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका 5 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी ये सब तो हमने लाभ हानि में पढ़ा है, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। और समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिएगा, इसी लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का ही प्लेलिस्ट में जाकर देखिए लाभ और हानि चैप्टर किस प्रकार से ये हो रहा है। चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 5 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से कितना धन का 7 वर्ष में मिश्र धन 4050 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज मूलधन अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, और जिस हिसाब से दर दिया है 5 रुपये सैकड़ा और 7 वर्ष दिया है, तो इसके अनुसार हमारा ब्याज क्या हो जाएगा 7 पचे 35% ये हो जाएगा। ये मूलधन हुआ, चूँकि मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन और ब्याज मिश्रधन हो गया, और इसी मिश्रधन का वैल्यू दे दिया गया 4050। यहाँ से कर देंगे 135% बराबर क्या हो जाएगा 4050, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा 4050 गुना 100 बटा 135 कर देंगे। ठीक है, 15 से काट देंगे तो ऐसे 5 से पहले कर लेते हैं, 5 थी 15 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 5 से इसको काट देंगे तो 5 अठे 40 5 एकम 5, फिर इसको हम काट सकते हैं 9 से 27 थी 81, डायरेक्ट कर देते हैं 30 बार में, यानी ये आ जाएगा 3000
3000 रुपये ये क्या हो जाएगा, इसका मूलधन, यानी मूलधन कितना था, 3000 रुपया था। ठीक है, क्वेश्चन में आपका ऑप्शन जो भी हो, यानी ऑप्शन 3000 जिसमें होगा 2 नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे, 6 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 3000 रुपये होगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया 1 किलोग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है। ठीक है, 1 केजी में दिया है कितना सेंटीग्राम होगा, सेंटीग्राम होगा। तो आपको पता है कि ग्राम से सेंटीग्राम तक जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्राम से किलोग्राम से जाना होता है हेक्टो, तो हेक्टो के लिए 10, उसके बाद डेका के लिए 10, उसके बाद मीटर के लिए हमारा फिर 10, उसके बाद डेसी होता है, उसके बाद सेंटी होता है। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना 10 से गुना करना पड़ा, 1 2 3 4 5। ये पैटर्न मैंने बताया है माप, जो मेज़रमेंट वाला चैप्टर था उसमें मैंने बताया है कि आपको याद रखना है मीरिया, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ये पैटर्न याद रहेगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ से केजी है और ये सेंटी है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितने से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, यानी 10 के पावर 5 सेंटीग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम से सेंटीग्राम तक आने में 10 के पावर 5 तक आना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए, यानी 10 के पावर 5 जिस ऑप्शन में होगा वहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी आपका कितना नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर का आपका आंसर जो होगा 4 नंबर ऑप्शन सही होगा 7 का। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आठ नंबर देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन दिया गया है 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े एक आयताकार बड़े कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा का क्षेत्रफल बताएं। तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट हम जानते हैं फार्मूला, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बाहर से जब बनेगा तो यहाँ पे 2x प्लस में कर देते हैं। 2x क्या है, जो चौड़ा जितना मीटर चौड़ा सड़क बना हुआ है, तो 2 मीटर चौड़ा बरामदा बना, चारों ओर इतना चौड़ा तो चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा बना है 2 मीटर। ठीक है, लंबाई कितना दिया गया है, 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, और फिर 2 गुने 2 कर देंगे, 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये 12 10 22 हो जाएगा, 22 4 26, 22 और 4 26। ठीक है, गुना कर देंगे तो 6 चौके 24, 4 दूना 8 2 10, 104 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 8 का। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक कमरा 9 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है, उसमें 40 छात्र रहते हैं। यदि एक छात्र के लिए इतना घन मीटर जगह आवश्यक है तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो इसका कुल मिलाकर आयतन दिया गया है तो ऊंचाई पूछ रहा है। तो जो कमरा है, कमरा का हम देख लेंगे क्या, कमरा कितना है, 9 गुने, पहले इधर क्षेत्रफल निकाल देते हैं कमरे में, तो इसका क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 9 गुने 5 मीटर कमरा का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 45 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल गया। अब हम जानते हैं आयतन बराबर आयतन कर लेते हैं, आयतन बराबर आयतन, तो आयतन इधर कर देंगे तो क्षेत्रफल गुने क्या होता है, क्षेत्रफल गुने हम कर सकते हैं ऊंचाई। तो ये आयतन हो गया, और इसी आयतन का वैल्यू दे दिया गया है कितना, इसी आयतन का वैल्यू आपका दिया गया है 3.375 घन मीटर में। एक छात्र के लिए, एक छात्र इतना आयतन ले रहा है और इसी रूम में 40 छात्र रहते हैं, तो 40 से गुना कर देंगे तो टोटल इसका आयतन हो जाएगा और इधर भी टोटल आयतन हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हमारा 45 दिया गया है और ऊंचाई निकाल देना है, तो 3.375 गुना 40 कर देंगे और यहाँ से h निकालेंगे तो 3.375 गुना 40 और बटा नीचे कर देंगे 45। ठीक है,
कटा देते हैं तो ये हो जाएगा 5 से 5 9 45, 5 8 40, 9 से ये कट जाएगा, 3 3 6 7 13, 5 18, 9 से कट जाएगा तो 9 से कटाएंगे तो 9 30 27 हो जाएगा, 3 30 और 33 6 67 हो जाएगा, 9 7 63, 4 9 5 45, यानी 375 में 8 से गुना कर देंगे। दशमलव हमारा 3 अंक के बाद जाएगा ना, तो दशमलव यहाँ 3 अंक के बाद आएगा तो पहले गुना कर लेते हैं। 8 5 40 हो जाएगा, 7 8 56, 4 60 का 0, 8 5 40 का 0 ना होगा, गलती कर दिए। 8 5 40 का 0 हासिल 4 और 8 7 56, 4 60 का 0 हासिल 6, 8 3 का 24, 36 हो जाएगा और दशमलव 3 अंक के बाद यहाँ दे देंगे, यानी 3 मीटर जो आ रहा है हमारा एच का मान आ रहा है, यानी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, यानी जिस ऑप्शन में होगा 3 मीटर वहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 9 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दस नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपये है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। तो इसमें जो दिया है 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य दिया है, गेहूं का मूल्य कितना है 6 रुपया है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 8 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य इतना है तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा। 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 8 गुने 6 रुपया हो जाएगा, यानी 48 रुपया हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 किलोग्राम गेहूं का दाम उतना ही है, 8 किलोग्राम गेहूं उतना ही रुपये का है जितना रुपये का 6 किलोग्राम चावल है। ठीक है, यानी 8 किलोग्राम गेहूं का दाम अगर 48 रुपया है तो जाहिर सी बात है 6 किलोग्राम चावल का दाम भी 48 ही रुपया होगा। ठीक है, यानी 6 किलोग्राम चावल का दाम 48 रुपया निकल गया। तो कह रहा है 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। तो हमारा मिल गया है यहाँ पे कि 6 किलोग्राम 6 केजी चावल का दाम कितना निकला 48 रुपया, इसलिए 1 केजी चावल का दाम क्या हो जाएगा, 1 केजी चावल का दाम 48/6 कर देंगे, यानी 6 8 48, 6 8 48, यानी 8 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर यानी सही उत्तर होगा 10 का। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 40 का 20% बराबर है। 40 का 20% का जहाँ है वहाँ गुना कर दीजिए, 20% का माने 20%। इसी फॉर्म में दिया है तो इसी फॉर्म में रहने देते हैं, है ना। तो जो इसमें होगा 40 का 20% यानी 40 का 20% बराबर है किसके। तो देखिए थोड़ा सा अलग कर दिया, तो हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर ही देंगे। हमको लगा इसी फॉर्म में छोड़ दिया है, नहीं। तो 40 का 20% कितना होगा पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 के मान के बराबर होना चाहिए। अब ऑप्शन से काम करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन दिया है 80 का 20%, तो 80 का 20% देखते हैं निकाल कर आ रहा है कि नहीं। ये 16 आ जाएगा, ये नहीं होगा, 8 आना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं 20 का 10%, ये कट जाएगा, ये 2 आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। 3 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं 160 का 10%, 160 का 10%, ये आ रहा है 16, ये भी नहीं होगा। 4 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं 80 का 10%, ये आ गया, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 8 इसके बराबर ये वाला आ जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है 6.5 गुना 0.032 गुना 0.0055
बट्टा में है आपका 1.6 गुना 0.13 गुना 0.5। हम क्या कर लेते हैं, पहले दशमलव का हटा लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि दशमलव है ही नहीं, तो इसको 65 लिख देते हैं, इसको हम 32 लिख देते हैं, इसको हम 55 लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम दशमलव समझते ही नहीं है कि दशमलव है इसमें, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब हम दशमलव की क्रिया करेंगे। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे सबका गुना करेंगे। नीचे 65 लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। यहाँ पे इस दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे, जितना अंक इधर है उतना 0 बैठा देंगे। फिर इसके बदले में दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे कि जितना अंक है उतना 0 बैठा देंगे। 4 अंक है, 4 0 बैठा दिए। ठीक है, अब इसके बदले में हम 1 देंगे और 0 कर देंगे। इसके बदले में 1 देंगे, डबल 0 कर देंगे। इसके बदले में 1 देंगे, 0 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर 3 0, 1 2 3, 3 0 हो गया। इसमें 3 0, ये ख़त्म हो गया। बचा कितना 0, नीचे 4 0 बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। 16 दूना 32 हो जाएगा। 5 से 13 पचे 65 हो जाएगा। 13 से 13 ख़त्म हो जाएगा। 55 दूना कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा नीचे बचा है कितना 0, 4 0 बचा हुआ, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, यानी 11/1000 बचा। तो ये हमारा दशमलव बैठेगा, तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 011। ठीक है, यानी आपका जिस ऑप्शन में होगा ये वाला वही सही उत्तर होगा। यानी 12 का देख लेते हैं, 12 का आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जितना भी 0 दीजिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस पर जितना 0 बैठा दीजिए इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, वहीं रहता है। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर दिया है कि वायुयान चेन्नई से अमेरिका के लिए सोमवार को 8:15 पर उड़ान भरा तथा अमेरिका मंगलवार को 17:10 पर पहुंचता है, तो वायुयान को चेन्नई से अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोमवार को वो 8 बजे पहुंचा, सोमवार को 8:15 पर पहुंचा है, तो मंगलवार को 8:15 पर कितना हो जाएगा, 24 घंटा लग जाएगा। 24 घंटा टोटली लग जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस। लेकिन ये 8:15 पर नहीं पहुंचा है, ये पहुंचा कब है, कुछ और समय लिया है, यहाँ से कुछ और समय लिया है और वो पहुंचा है 17:10 पर। तो इसके बीच का समय कितना है, तो इसके बीच का समय हम निकाल लेते हैं। 17:10 में से अगर 8:15 घटा लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितना बजे ये कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। तो ये देखिए 10 मिनट में से 15 मिनट नहीं घटेगा, तो इसमें हम क्या करें, मिनट में 60 मिनट जोड़ देते हैं और इधर से 16 घंटा हो जाएगा। तो 60 इसमें जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में से हम 15 को घटा लेंगे तो ये 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी 55 मिनट ये हो जाएगा और यहाँ से 17 घंटा अब नहीं रहा, ये 16 घंटा रह गया, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 8 16, यानी 8 घंटा 55 मिनट हमारा यहाँ से यहाँ आने में लगा है। 8:15 से 17:10 तक आने में उसे 8 घंटा 55 मिनट लगा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल समय कितना हुआ, 24 घंटा यहाँ पे और 8 घंटा 55 मिनट यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कितना समय लगा है, 8 4 12 2 1 3, 32 घंटा 55 मिनट टोटल समय लगा हुआ है। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर वही होगा। 2 नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है, यानी 13 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौदह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 बचता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो क्रमशः दिया गया है उसको घटा लेते हैं। 49 में से 1 घटा लेंगे, फिर दिया है 59 और 59 में से 3 घटा लेंगे, फिर दिया है 109 में से हम घटा लेंगे 5। ये सबको घटाकर इसका HCF निकाल देंगे, तो ये 48 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा और इसको 104 हो जाएगा।
अब इसको हम सिंपल HCF इस सब का HCF निकाल देंगे। तो इसमें छोटा 48 दिख रहा है, 56 कर देंगे, 48 से कम 48 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, 48 8 छके 48 खत्म हो जाएगा। फिर इसी 8 से इसका HCF 8 हो गया। अभी इसी 8 से हम भाग देंगे 104 में, तो ये 13 बार में कट जाता है, 13 8 104 होता है। तो ये 13 यानी ओवरऑल HCF जो आ रहा है ये 8 आ रहा है, ठीक है। और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 14 का। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/8 और ये देखेंगे, ठीक है। 1 माइनस 1/2 1/3 रहने देते हैं, इसकी क्रिया करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 2 घटाओ 1 हो जाएगा, 1 घटाओ 1/2 घटाओ 1/3 प्लस कर देंगे 1/8 हो जाएगा। ये फिर 1 माइनस 1/2 माइनस ये करेंगे 8 3 24 और 3 8 है 24 होगा। और ये हमारा 8 3 24 यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 1 माइनस 1/2 अब माइनस कर देते हैं, 8 3 11/24, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं 1 घटा इसको करेंगे तो ये 24 हो जाएगा और 2 12 दूना 24 11 हो जाएगा। 1 माइनस 1/24 हो जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा 24 घटाओ 1/24 मतलब 23/24 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना 23/24 बना 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 15 का 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य होता है। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य होता है, यानी उसका लघुत्तम 1 होता है। कहने का मतलब ये है, इसमें बताना है कौन असत्य है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो आभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो उसे जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। और सह आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके दो ऐसी संख्या जिसका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक जुड़वा आभाज्य संख्या जैसे 3 5 हुआ, ठीक है, इस 3 5 जैसे 5 7 हुआ, ये प्रत्येक जुड़वा आभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होती है। मतलब इन दोनों का HCF निकालिएगा तो 1 आएगा मान में। तो क्या ये बात सही है? तो पहले निकाल कर देख लेते हैं HCF। 1 नंबर हम जैसे दिया है तो 1 नंबर को उदाहरण लेकर स्पष्ट करते हैं। 3 से करेंगे 5, 3 एकम 3, ये 2 3 एक बार में 2 1, हाँ इसका HCF आ गया हमारा 1, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो 5 एकम 5 2 5 2 दूना का 4 1 2, ये भी आ गया HCF 1। यानी कहीं ना कहीं प्रत्येक जुड़वा आभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो पहला कथन तो हमारा सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा कथन जो दिया है उस पर विश्लेषण कर लेते हैं। दूसरा दिया जुड़वा अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 तथा लघुत्तम समापवर्तक उनका गुणनफल होता है। कह रहा है जुड़वा अभाज्य संख्याओं का, जुड़वा अभाज्य संख्या जैसे ही इसी को उदाहरण में ले लेते हैं, तो इसी को उदाहरण में अगर ले लेते हैं तो 2 नंबर का जुड़वा अभाज्य संख्याओं का मस यानी महत्तम समापवर्तक 1 होता है, ये तो कन्फर्म है, हाँ 1 होता है, तथा लघुत्तम समापवर्तक उनका गुणनफल होता है। तो 3 और 5 का लघुत्तम निकालिएगा तो इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इसका गुणनफल ही तो कीजिएगा। तो ये बात भी सही है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक 1 होता है और इनका गुणनफल ही इनका लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। तो ये भी कथन भी हमारा सत्य है।
अच्छा, 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 3 नंबर का सह-अभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं। सह-अभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं, ये कथन गलत है। सह-अभाज्य संख्या जैसे मान लेते हैं कि सह-अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं 4, 5, ठीक है, 4, 5 ले लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं आपका 4, 4, 9 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 12, 13 ले लेते हैं। ये हमारा सह-अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका भी HCF निकालेंगे 1 आएगा, इसका HCF निकालेंगे 1 आएगा। ये तो कन्फर्म है कि सह-अभाज्य संख्या ये है। तो सह-अभाज्य संख्या कह रहा है कि दोनों संख्या अभाज्य ही संख्या होती है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि अभाज्य संख्या है, नहीं, ये गलत कथन कह रहा है। इसमें देखिए तो अभाज्य संख्या ये थोड़ी है, 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये सह-अभाज्य संख्या है। 4, 5 जो है सह-अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 जो है इसमें अभाज्य नहीं है। ये बोल रहा है कि दोनों संख्या जो लेते हैं वो दोनों अभाज्य संख्या होती है, लेकिन नहीं, ये नहीं होती है। यहाँ अभाज्य संख्या कहाँ है? हो सकती है किसी किसी स्थिति में, हर स्थिति में नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये कथन इसका 3 नंबर जो है गलत है। और क्वेश्चन में आपका पूछा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यही 3 नंबर जो कथन है ये असत्य है। जब 3 नंबर मिल गया तो 4 नंबर पर बात ही नहीं करेंगे, या फिर जान लेते हैं 4 नंबर भी अगर बोल रहा है तो देख लेते हैं। प्रत्येक सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म जुड़वा अभाज्य नहीं हो सकती है, ये तो बात सत्य है। प्रत्येक सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म, सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म जो है, जैसे मान लेते हैं 4, 5 है ना, जैसे 4, 5 हो गया, 5, 7 हो गया, ठीक है। तो ये युग्म जुड़वा अभाज्य नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। यहाँ पे सह-अभाज्य एक ही का डिफरेंट है, इसमें एक ही का डिफरेंट है, लेकिन यहाँ 2 का डिफरेंट है। यहाँ हो रही है लेकिन यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन ये सह-अभाज्य संख्या है दोनों। तो ये कथन सही है बिल्कुल कि नहीं हो सकती है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये डिस्कशन वाला टॉपिक था, इसलिए हमने आपको डिस्कस कर दिया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 3 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 4, 7, 3, 4, 7, 3 की सहायता से बनी 3 अंकों की जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए समस्त संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए इससे बनेगी कौन कौन सी संख्या, तो ये तो पहले इसी को बना देते हैं 4, 7, 3, पहले इसी को रख देते हैं 4, 7, 3। उसके बाद आप बन सकता है 7, 3, 4 भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका बन सकता है 3, 4, 7 भी बन सकता है। उसके बाद 3, 7, 4 भी बन सकता है। उसके बाद 7, 4, 3 भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका बन सकता है 4 पहले ले लेते हैं और उसके बाद 3 ले लेते हैं, उसके बाद 7 ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी पैटर्न, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, देख लीजिएगा कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। तो रिपीट नहीं हुआ तो बस इतना ही बन पाएगा, और इतना बनेगा यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया है। अब इसी का योगफल पूछ रहा है, तो इसको जोड़ देते हैं। 3, 4, 7, 7, 14, 14, 4, 14, 4, 4, 4, 8, 18, 18, 3, 21, 7, 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा। 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 7, 21, 5, 21, 4, 25, 25, 3, 28, 28 2, 30 का 0 हासिल 3 हो जाएगा। 4, 7, 11, 3, 14, 14, 3, 17, 17, 7, 24, 24, 4 आपका 24, 4, 28, 28 3, 31, यानी 3108 आपका क्या हो जाएगा, पूरा का योगफल हो जाएगा। ऑप्शन जिसमें होगा वहीं आपका सही उत्तर होगा, यानी 17 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अठारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन से देखकर बता देना है। इसमें 0.9 दिया गया है, 1 दिया गया है, 1 दशमलव यानी
चलिए लिख लेते हैं, सभी ऑप्शन को लिख लेते हैं। 1 नंबर 0.9011, 2 नंबर ऑप्शन दिया गया है 1.0011, 3 नंबर ऑप्शन दिया गया है 1.001, 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है 1.011। ठीक है, इसमें सबसे हमें क्या दिखा देना है, बड़ा कौन है। तो पहले तो हम पहले देख लेते हैं पूर्ण रूप में कौन सी संख्या है। ये तो नंबर है ही नहीं, हटा दीजिए, पूर्ण रूप में नहीं है। ये है 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब दशमलव के बाद देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दशमलव के बाद यहाँ 0 आ गया, दशमलव के बाद यहाँ भी 0 आ गया, दशमलव के बाद यहाँ भी 0। ये तो इतना तो तब तो सही था। यहाँ 0 आ गया, ठीक है, यहाँ भी 0 आ गया, तो इन दोनों को हटा दीजिए। यहाँ देखिए 1 आ गया, इन दोनों की तुलना किए तो यहाँ पे दूसरे दशमलव के दूसरे स्थान पर 1 यहाँ पे आ गया, तो ये बड़ी संख्या होगी। लेकिन दशमलव के दूसरे स्थान तक लगातार 2 0 आ गया, यानी ये सब के सब एलिमिनेट हो जाएंगे और सबसे बड़ी संख्या जो है 1.011 है। ठीक है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर दिया है आपका, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। योग इसमें बता देना है। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग आपका होता है n × n+1। सिंपल सा बात है। तो ये 10 दिया गया है, तो 10 × 10+1 कर देंगे, यानी 10 × 11, 11 10 में 110 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 8.1/3 गुना 3.1/4 माइनस 8.1/3 गुना 2.1/4 किसके बराबर है ये बताना। तो 8 3 24, 1 25/3 ये हो जाएगा। अच्छा 8 3 12, 1 13/4 ये हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे, 8 3 24, 1 25/3 ये हो जाएगा। 4 दूना 8 1 9/4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, 25/3 और 25/3 सेम है, तो दोनों में हम कॉमन कर लेते हैं। 25/3 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 13/4 और यहाँ बच जाएगा 9/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/3 और गुना 13 में से 9 जाएगा, तो 9 4 13, 4/4 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। यानी ओवरऑल 25/3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 25/3 कहिए, या फिर हम कर सकते हैं 8 3 24, 1 25/3, 8 3 24 1 25/3 ये आंसर, यानी 20 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे, और तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 4 का सलूशन करते हुए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।